टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर फिर से वही सेगमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि एक इंडेक्स बहुत ही माइनर रेंज के अंदर ये 4 अंकों की बढ़त है। दिन भर में आज मार्केट पूरी कोशिश कर रहा है कि 9600 के किसी तरह से ऊपर आके ट्रेड करने लगे, लेकिन बार बार वहां से फिसल रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता ही लग गई होगी। पिछले 10 दिन हो गए बाजार इस रेंज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, आज भी वही रेंज है। तो इंडेक्स में तो पूरी तरह से काज एक रेंज में ही कामकाज हो रहा है, लेकिन इसके अलावा जहां पे आज रेंज ब्रेकआउट्स हुई हैं वो कुछ एक शेयर्स हमने निकाल लिए। हम लगातार आपको बताते हैं कि ये ठीक 12 बजे का कार्यक्रम हम इसलिए लेके आते हैं कि फर्स्ट हाफ में जो हुआ उसका एक एनालिसिस होगा, सेकंड हाफ में क्या होना है उससे जुड़े हुए कुछ शेयर्स आपके सामने रख देंगे ताकि आप उसमें प्लस माइनस पोजीशंस लेके अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आज का ब्रेकआउट शेयर होगा। आज संदीप हमारे साथ जुड़ेंगे आईटी फार्मा पे बातचीत करने के लिए, और इसके अलावा एरिक लाइफ साइंसेज की मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगी जिनसे बातचीत करेंगे। एक बार जरा जल्दी से सेक्टर देख लीजिए। गौरव बिस्सा होंगे आप, जो हम जितना भी शेयर्स हम रखेंगे उसका एनालिसिस करके हमको बताएंगे। पहले शेयर्स आपको मैं दिखाता हुआ चलता हूँ कि कहाँ पे कैसे कैसे आज ट्रेड होता है। दिखा आज फार्मा में ना मुनाफा वसूली आई है, खासकर सभी फ्रंटलाइन काउंटर्स अगर आप फार्मा के देखेंगे 2-2.5% की गिरावट के साथ है। अब इनमें करना क्या है, ये शेयर पुल बैक वाले शेयर्स थे, ये शेयर एग्रेसिव शेयर्स नहीं थे। तो पुल बैक में कभी भी जल्दी एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म पुल बैक ऑलमोस्ट कई शेयर्स का फिक्स होता हुआ दिख रहा है, खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये प्रॉफिट बुकिंग उसी की तरफ से आती हुई दिखी। आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है, तो इस पर हम समझेंगे। ऑफशोर कंपनीज के अंदर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। आज सभी ऑफशोर कंपनीज कम से कम 5% की बढ़त तो लेके खड़ी है, चाहे गॉल ऑफशोर हो, एबन या फिर एबी शिपयार्ड या फिर डॉल्फिन ऑफशोर हो, इन सभी कंपनीज के अंदर मजबूती है। रियल एस्टेट ये एक ऐसा सेगमेंट है, पिछले 1 महीने में काफ़ी बज़ रहा है, इसके अंदर मजबूती से इसने पार्टिसिपेट किया मार्केट के अंदर। आज कुछ चुनिंदा शेयर्स चल रहे हैं, जैसे आईबी रियल एस्टेट 4.5% ऊपर, एचडीएल कई दिन से टूट रहा था, कल भी रुक गया, आज फिर से चला 2% ऊपर, और शोभा डेवलपर एक मिड कैप आईटी कंपनी और रियल एस्टेट कंपनी जो चल रही है। एक सेगमेंट कमोडिटीज़ का भी हमने जोड़ा जानबूझ के, ताकि कमोडिटीज़ के अंदर क्या हो रहा है उसका आपको एक आंकड़ा लग पाए। आज जो दूध बनाने वाली कंपनीज है, दूध डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उनमें अच्छा मूव है। आप क्वालिटी देखिए, प्रभात डेयरी या फिर मॉडर्न डेयरी, इन सभी के अंदर करीब 3-3.5-3% की बढ़त देखने को मिल रही है। जल्दी से आपको छोटी आईटी कंपनीज का रुख बता दूं, ये मेरे को शायद 6वां दिन है जब मैं रोज आपके सामने बात रख रहा हूं कि अगर आपको आईटी में कुछ लेना है ना, तो आप छोटी आईटी कंपनीज के अंदर जाइए, वहां पे अच्छा मूव मिलेगा। आज देखिए एपटेक चल गया, फर्स्ट 4% ऊपर है, और 8 के माइल्स करीब 3-3.5% की बढ़त के साथ है। इसके अलावा एग्री कंपनी और सरकारी बैंकों में भी आज आपको ध्यान देना है। इन सभी के शेयर्स आज अच्छी खासी मजबूती के साथ चल रहे हैं। ये कुछ एक एग्री की कंपनीज हैं, और सरकारी बैंकों में मिला जुला रुख है। हमने इलाहाबाद बैंक आपको दिखाया, ये 2% नीचे, लेकिन इसके उलट करूर व्यासा बैंक करीब 5% ऊपर, तो मिला जुला है। सभी सरकारी बैंक एक जैसे नहीं कर रहे हैं काम। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जहां पे ये कह सकते हैं कि बॉटमिंग आउट होने की सिचुएशन बन रही है, वो है टेलीकॉम में। आज हालांकि एक बैठक हुई है, संदीप थोड़ी देर हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बैठक के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम खबर है टेलीकॉम पे वो सीएलएसए की एक रिपोर्ट है। सीएलएसए ये कहता है कि आइडिया यहाँ से अगले 3 साल में 2 गुना भी हो सकता है। वो इस वजह से क्योंकि डाटा और वायर्स का फ्लोर प्राइस, ये मिनिमम फ्लोर प्राइस है, वो तय करने के लिए ट्राई को बोला गया है। ट्राई एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पहले से ही जीएसटी, इसके अलावा स्पेक्ट्रम चार्जेस, लाइसेंस फीस, इसको लेकर तो गंभीर अवस्था में है ही, लगातार सुझाव ले रही है, समझ रही है कि कैसे इन कंपनीज को फायदे में रखा जाए। लेकिन अब जो अहम बढ़ाव है, कुछ टेलीकॉम कंपनीज ने कहा है कि आप कंपटीशन रखिए, लेकिन मिनिमम बेंचमार्किंग कर दीजिए कि इससे नीचे दाम नहीं घटेंगे। ये जो फ्री की कॉल्स हैं उससे इंडस्ट्री को और पूरे सेक्टर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ट्राई ने बोला कि गंभीर है बात, हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अगर ट्राई इस पे कुछ भी कदम उठाती है तो आइडिया चल सकता है, ध्यान रखें। सीएलएसए कह रहा है अगर ये बात आगे बढ़ गई तो ये अगले 3 साल में 2 गुना हो जाएगा। इसी नोट के साथ आज शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले गौरव बिस्सा से आइडिया के बारे में पूछते हैं, बाद में इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। गौरव, शुक्रिया समय देने के लिए। आप आइडिया पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है, कैसे ट्रेड किया जाए आइडिया पे?
चलिए, गौरव से भी बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन इस बीच बैंकिंग स्टॉक्स भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज एक दूसरा सेगमेंट, अभी गौरव हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम उनसे आइडिया के बारे में पूछ लेंगे। आप एक बार बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार बैंकिंग की खबर भी बता दो, क्योंकि इस पर भी हम एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं। ब्रजेश थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। सरकार जो बैंकिंग का कंसोलिडेशन कर रही है, उसकी कुछ एक और रूपरेखा आई है। उसमें कुछ एक बैंक ऐसे हैं जिनको बिल्कुल मर्ज नहीं किया जाएगा, कुछ बैंकों के नाम आ गए और किसके साथ मर्ज होंगे। सरकार इसको एक नोडल, एक पायलट के तरह इस्तेमाल करेगी और देश में 4 हिस्सों में बैंक को, बड़े बड़े बैंक खड़े कर दिए जाएंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये 4 कैटेगरी के बैंक होंगे। ये आपके सामने हम खबर थोड़ी देर में उतार देंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिका से 2 सरोकार हमारे साथ है। फर्स्ट एक आईटी, सेकंड इज फार्मा एंड आईटी, दोनों इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। आज फार्मा के अंदर एकाएक गिरावट आ गई थी। अब आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि फार्मा में पुल बैक मिलता है, क्या सरकार वहाँ पे अपनी बात रखेगी, आईटी को सहानुभूति के लिए बात रखी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 3-4 सेगमेंट से आज आपका कार्यक्रम ये चलता हुआ दिखेगा, जो हमने आपके सामने अब तक रख दिए हैं। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं। एक दो शेयर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो अभी सेगमेंट टू सेगमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। वो था एक, दिखाइए आप छोटी आईटी कंपनीज का एक बार चार्ट। यहाँ पे काफ़ी मजबूती है। आप केपीआईटी, कमिंस को देखिए, रोल्टा को देखिए, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी स्ट्रांग है इन छोटी आईटी कंपनीज का मूव। एपटेक आज 8.5% ऊपर है और एक 17 रुपये की मजबूती के साथ कम काज कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपके सामने रख दूं, वो है आज का बड़ा मूव। अगर एक चीज़ मैं वैसे बता दूं आपको, निफ्टी में अगर आज किसी भी तरह से 9580 नहीं टूटता, जो अभी तक मेंटेन है किसी ना किसी तरह से, ये अगर नहीं टूटता है तो एक सेकंड हाफ में पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये पुल बैक 9630 तक ही होगा। निफ्टी का 9630 तक ही होगा। एक बार आपको मैं वापस दिखाना चाहता हूं आइडिया का चार्ट। एक बार आप आइडिया दिखाइए। थोड़ी देर पहले मैं आपको सीएलएससी की रिपोर्ट बता रहे थे। वैसे पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर आइडिया के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव आया है। पहले 76 रुपये का था, अभी करीब 77 है, लेकिन इसने पुल बैक दिखाया था जो करीब 80 रुपये तक भी चला गया था। तो यहाँ पे बड़ा मूव है आईटी के अंदर। पहले आपको मिनिस्टर की बाइट एक बार सुनवा लेते हैं, बाद में इसका एनालिसिस करना शुरू करेंगे, जो कि टेलीकॉम पे ही है। आइए सुनते हैं रविशंकर प्रसाद ने आईटी पे क्या कहा। India's digital story of low-cost technology is being talked about world over. Be it Aadhaar, be it digital locker or other things. How African countries, other Asian countries are seeking to have exposure to that, to complement the Indian IT sector for the great service they have done to the country. When I noticed that your revenue this year has crossed 10 lakh crore, it's a matter of great pride for me. Most of these you have done on your own. When I hear to my present surprise that your export has crossed 7.5 lakh crore, it makes my head very high. I'm proud of what you have done. And therefore I place on record my appreciation of the Indian IT. And when I say IT, I mean all. IT, IT enable, IT services, the digital skilling everyone. ठीक है, रविशंकर प्रसाद बता रहे थे कि आईटी के बारे में उनका रोड मैप पूरी तरह से तैयार है। ये वो नाम है जो इस बैठक के अंदर शामिल थे, जिसमें टेक महिंद्रा, विप्रो, इसके अलावा भारतीय एयरटेल ग्रुप के भी चेयरपर्सन कुछ अधिकारी थे। इसके अलावा सीपी गुरनानी थे टेक महिंद्रा से, और क्रिस गोपालाकृष्णन जो कि को फाउंडर रह चुके हैं इन्फोसिस में, वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए थे। इसके अलावा मिस्टर प्रेम जी भी थे जो कि विप्रो को देखते हैं, वो भी इस बैठक में शामिल थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आईटी को लेकर एक गंभीर बैठक थी और 2022 का एक रोड मैप दिया गया है। भारत को इस प्लान में सबसे बड़ा देश बनाने की बात भी की गई है। आगे बढ़ते, दूसरा एक सेगमेंट है वो है फार्मा, क्योंकि गौरव बिस्सा अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फार्मा का आउटलुक ले लेता हूँ। मेरे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, आज फार्मा 2-3 दिन से अच्छा पुल बैक दिखा रहा था, लेकिन उसके अंदर एकाएक ये आज गिरावट क्यों आई और क्या करना चाहिए हमको? इनफैक्ट डिम्पी, अगर आप देखें 2-3 दिन ही नहीं, पिछले अगर आप 15 दिन में देखें तो लगातार फार्मा शेयरों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 29 मई को हमने आपको बताया था कि फार्मा इंडेक्स ने 52 वीक लो टच किया है। करीब 9 ऐसी कंपनियां थी जो कि 52 वीक लो पे थी और फार्मा इंडेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद से लगातार अगर आप देखिए तो हमने आपको बताया था कि वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं और एकाएक तेज़ी इस पूरे स्पेस में देखने को मिली है।
3 से लेके 25% तक के पॉजिटिव रिटर्न काउंटर्स ने डिलीवर किए हैं और औरोबिंदो फार्मा हमने आपको बताया था 9.5 के पी मल्टीपल पे है, 25% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न कल शाम तक इस काउंटर ने डिलीवर किया। अगर आप बीते 15 दिन में यानी कि 29 मई से अब तक देखें तो उसकी इतनी बड़ी जो तेजी बनी है उसके बाद एक जो मुनाफा वसूली आना वो स्वाभाविक नजर आ रहा है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि वही काउंटर्स जहां पे ज्यादा बड़ी तेजी देखने को मिली थी उनमें अब जो गिरावट है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। दूसरी ओर जो आउटलुक की बात आप कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो जो रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं वो एक बार फिर से उभर के सामने आने लगे हैं। 2 खराब खबरें आई है सेक्टर को लेकर और देखिए पूरे सेक्टर की पिटाई होना फिर से शुरू हो गई है। एक तो इप्का लैब को लेकर खबर सामने आई जिसमें इनकी जो 3 प्लांट्स है उसको लेकर वार्निंग लेटर जारी किया यूएस एफडीए ने और इन पर जो इंपोर्ट होता है इंडिया से यूएस में उसके ऊपर रोक लगा दी गई, यानी उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। साथ ही साथ लुपिन में जो आप एक गिरावट देख रहे हैं आज के लिए, उसमें इनकी जो गोवा इकाई है उसके लिए 5 ऑब्जर्वेशन यूएस एफडीए की ओर से जारी किए गए हैं। तो इप्का लैब्स और साथ ही साथ लुपिन, इन पे 2 खराब खबरें आई और देखिए पूरे सेक्टर का माहौल बदल गया और एक जो गिरावट का माहौल है पूरे सेक्टर में आप देखने को मिल रहा है। देखिए जो 29 मई को जब 52 वीक लो बना था, जब हमने वैल्यूएशंस की बात करी थी डिम्पी, तो उस समय ये बातचीत चलने लगी थी कि शायद जो वर्स्ट है वो शेयर्स में डिस्काउंटेड है, सारा जो बुरा दौर है वो पूरे स्पेस के लिए खत्म हो चुका है। और जो हमने ईपीएस और पी मल्टीपल्स आपको उस समय बताए थे वो उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे बताए थे जो कह रहे थे कि शायद जितनी भी खराब चीजें हैं वो शेयरों के दाम में डिस्काउंटेड है और यहां से जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं। आउटलुक को आप छोड़ दीजिए, जो वैल्यूएशंस थे वो काफी अच्छे थे और उसके बाद से देखिए 25% तक की तेजी इन काउंटर्स में देखने को मिली और उसके बाद अब कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ये वही सभी शेयर्स हैं जिनमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया था और यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो ये सभी शेयर्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी एवरेज करने के लिए जल्दी नहीं उतरे क्योंकि न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा वापस नेगेटिव आना शुरू हो गया है। शुक्रिया आपका संदीप ये जानकारी देने के लिए कि फार्मा में इस समय क्या किया जाए। गौरव बिस्सा इस बीच फाइनली हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं। गौरव शुक्रिया, आज थोड़ा आप देर से जुड़े इसलिए आपको जल्दी शेयर्स बताने होंगे, मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है शेयर्स की। जल्दी से पहले तो मुझे निफ्टी के बारे में बताइए, आज सेकेंड हाफ मार्केट का कैसे रहने वाला है, शॉर्ट कवरिंग का या फिर ताज़ा बिक वाली का? मुझे लगता है थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। अगेन बहुत अग्रेसिव यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं लग रही, लेकिन ओवरऑल 9565 से 9625 के रेंज में आज हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग रह सकते हैं 9650 तक आप बता रहे हैं शॉर्ट कवरिंग आएगी? 9565 नीचे में अगर देखेंगे तो प्रेशर मैक्सिमम मुझे 9565 का लग रहा है, ऊपर में 9625 तक एक बार देखने मिल सकता है। ठीक है, 9625 तक मिल सकता है, यानी कि यहाँ से करीब 40 पॉइंट की रिकवरी आपको मिल सकती है सेकंड हाफ में। स्टॉप लॉस 9565 है, 20 पॉइंट नीचे 40 पॉइंट ऊपर, ये आपको निफ्टी की आज की रेंज रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो मेरे को ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले हम आइडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि CLSA की जो रिपोर्ट है ये कहती है कि यहाँ से 3 साल में 2 गुना हो जाएगा। आप देखेंगे जरा आइडिया के अंदर ट्रेडिंग करनी है क्या हमको? देखिए आइडिया काफी अच्छे से मेरे रेडार पे भी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर जब उछाल आती है उसमें एक अच्छे शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे तो मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं लेट सस्टेन 80 अगर सस्टेन करता था हम थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग के उछाल की बात कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल थोड़ा प्रीमेच्योर होगा उस पर बात करना, तो मेरे हिसाब से इसको फिलहाल अभी एक बार अवॉइड करना चाहिए। ऊपर 80 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसमें। 80 के ऊपर आ जाए फिर बाय करें सर? 80 के ऊपर आप आएगा तो बाय कर सकते हैं, आपको शॉर्ट कवरिंग में 4-5 रुपए मिल सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। और 90-92 के ऊपर एक पोजीशन ट्रेड बनता है जो आप 100-105 के लेवल्स की आप बात कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू वैसे पॉजिटिव आपका आइडिया पे? नहीं फिलहाल मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने कहा जैसे आपसे कि बहुत प्रेशर आ रहा है ऊपरी लेवल स्पेस पे, तो थोड़ा एक बार इसमें फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है, आइडिया पे इस पे आपको शेयर ध्यान रखना होगा। चलिए इस बीच ना एरिक लाइफ साइंसेस का आज IPO हुआ है, खुला है, और इस पे बातचीत करने के लिए अमित बख्शी जो कि MD एंड CEO इस कंपनीज के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। सर ये जो IPO है इसका जो प्रोसेस था, यानी कि जो आपने ये IPO लेके आए, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि हमको सिर्फ एक्सपेंशन करना है या फिर कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में भी आप सोच रहे हैं इसमें? तो इस IPO का काफ़ी सारे रीज़न थे IPO लाने के लिए। इसमें से एक रीज़न था हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे उनको एग्जिट देने के लिए। ट्रिस्ट कैपिटल जो हमारे साथ पिछले 6 साल से इन्वेस्टेड थे, उनका फंड का टाइम क्लोज हो गया था, तो वो लोग उनको बाहर करना था। और फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू हमको ऐसा लगता है कि ये जो विजिबिलिटी है, लिस्टिंग है, ये हमको आगे बिजनेस में ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो इस हिसाब से हमने IPO का डिसीजन लिया था। ठीक है, मेरे रिसर्च एनालिस्ट ये कह रहे थे कि आप काफ़ी सारा काम ना आउटसोर्स करते हैं,
और ये कई देशों में अलग अलग यूनिट्स हैं जिसको आप आउटसोर्सिंग के तौर पर काम करते हैं। ये कुछ एक ऐसा होगा कि जिसमें आउटसोर्सिंग खत्म हो जाएगी, या फिर ये आपका नेचर ही है, कंपनी का बिजनेस ही कुछ ऐसा है कि आउटसोर्सिंग से ही काम होगा? नहीं, ये जो आपका इंफॉर्मेशन है, इसमें मैं थोड़ा सा एक चेंज करना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारा इंटरनेशनल कोई रेवेन्यू नहीं है। हमारा सारा का सारा रेवेन्यू इंडियन डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन का ही है। जिस आउटसोर्सिंग की आप बात कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से आप जो हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें से कितना हिस्सा खुद बनाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग हाँ आउटसोर्सिंग। जी, तो देखिए, तो लास्ट ईयर FY17 की बात करिए तो टेक्निकली ऑन ईयरली बेसिस करीब 57% मैन्युफैक्चरिंग हमने अपने यहाँ करी है। लेकिन अगर आप मुझसे रन रेट की बात करें, लास्ट क्वार्टर के रन रेट की बात करें, तो ऑलमोस्ट 80-82% मैन्युफैक्चरिंग हम अपने गुवाहाटी प्लांट में कर रहे हैं और बाकी जो बची है वो आउटसोर्स्ड हो रहा है। ठीक है, ये सर आगे भी इसी तरह से पैटर्न होगा डेवलप? ये कुछ IPO का पैसा ऐसा होगा कि जो यूनिट को और बनाने में या फिर एक्सपेंड करने में भी इस्तेमाल होगा? तो ये जो IPO में जो पैसा रेज कर रहे हैं ये पूरा OFS है, इसमें से कंपनी को कुछ नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं इस टाइम पे कि कंपनी ने इक्विटी में कभी कोई पैसा नहीं रेज किया है आज तक। हमारा कैपिटल एफिशिएंसी इतना रहा है और आज भी FY17 क्लोजिंग में जहां पर हमने 2 एक्विजिशन किए हैं उसके बाद भी हमारे पास करीब 260-270 करोड़ रुपए आज भी बुक्स में रखा हुआ है। तो कंपनी का एक्सपेंशन या ग्रोथ कभी भी पैसे पे, बाहर के पैसे पे डिपेंडेंट नहीं थी। आज तक का सारा ग्रोथ हमने इंटरनल एक्यूरल से ही किया है। ठीक है, और आगे जाके भी ऐसे ही प्लानिंग है। डन सर, आई होप अच्छा ही आगे भी आप काम करेंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, थोड़ा बिजनेस को सेग्रीगेट करके बताइए, आपका क्रॉनिकल सेगमेंट से कितना बिजनेस आता है और इसके अलावा से कितना बिजनेस आता है सर? तो देखिए, हमारा क्रॉनिक बिजनेस जो है वो करीब 67-68% है, 68% है करीब कुल मिलाकर। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जो क्रॉनिक बिजनेस है उसमें से एक बहुत बड़ा बिजनेस, ऑलमोस्ट 90% जो बिजनेस है वो सिर्फ डायबिटीज और हाइपरटेंशन से आता है। और उसके अलावा करीब बाकी का जो बिजनेस है 30-35% ये अक्यूट थेरेपी और सेमी क्रॉनिक थेरेपी से आता है। ठीक है, वैसे आपके मैं जो डिटेल पढ़ा था उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे को ये मिला कि शायद आपकी कंपनी इकलौती ऐसी फार्मा कंपनी होगी जिसको USFDA से ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप भी कह रहे थे कि हमारे तो फंड्स बाहर से कुछ ज़्यादा आते ही नहीं है। अच्छा सर, इंडियन रेगुलेटर से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे? कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा हो कि बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है? क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पर भी देख रहे हैं सरकार कुछ कैपिंग भी कर रही है दवाइयों की और कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी चेंजेस कर रही है। देखिए, ये जो जिस कैपिंग की आप बात कर रहे हैं ये पिछले 3 साल से ऑलरेडी चल रहा है और कई ड्रग्स का प्राइस कैपिंग हो रही है जिससे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रैशनलाइज हो जाए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो हैं, जो कि स्केल्ड अप हैं ऑलरेडी, वो इस चीज़ को अच्छे से अकाउंट कर चुके हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हम इस चीज़ को ऑलरेडी अकाउंट करके चल रहे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आपका समय देने के लिए इस बिज़नेस को। और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई हमको कि एक तो डोमेस्टिक है तो USFDA का चिंता नहीं है, आपका जो गुवाहाटी प्लांट है वो अच्छा कर रहा है प्ले। अभी जो पैसा है खैर कंपनी के पास सीधा नहीं आएगा क्योंकि OFS के फॉर्म में है ये, और दूसरा ग्रोथ अच्छी दिख रही है। कैपिंग को लेकर आप ज़्यादा डरे हुए नहीं दिख रहे हैं, ये भी निवेशकों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और आई थिंक प्राइस बैंड भी काम करेगा और यही बड़ी वजह है कि ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज, या आपकी स्क्रीन पर भी है कि आपकी ही कंपनी को इसमें बाय रिकमेंडेशन दे रही है। हिम सिक्योरिटी से लेकर अलग अलग सभी ने बोला है कि आप खरीद लें, जिसमें ICICI सिक्योरिटीज़ भी शामिल है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक ब्रेकआउट शेयर बताने वाले हैं हम। इसके अलावा हमने जो सेक्टर्स निकाले ना उसमें से एक शेयर भी आपके सामने जल्दी बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।